नमस्कार दोस्तों, बिहार जे टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम सत्र 2022-24 वाले एडमिशन के लिए आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग मुख्य रूप से गुप्त वंश के बारे में जानेंगे। गुप्त वंश का क्या प्रभाव रहा भारत पे और गुप्त काल में भारत का जो है अर्थव्यवस्था किस प्रकार थे और गुप्त काल भारत के लिए किस प्रकार एक महत्वपूर्ण इतिहास के रूप में उभरा है। आज हम लोग गुप्त काल के बारे में अगर पूरे जानेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक ना दोस्तों, क्योंकि गुप्त काल भारत का एक महत्वपूर्ण ही ऐतिहासिक काल रहा है। तो चलिए हम लोग आज इसी ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना कब। दोस्तों वैसे तो गुप्त काल से रिलेटेड आपको सभी बोर्ड्स एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। प्रश्न ये है कि भारत के किस काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आपको एक प्रश्न जरूर पूछेगा और आपको पूछेगा कि गुप्त वंश का शासन काल कितने से कितने ईस्वी तक रहा, ठीक ना। ये दो प्रश्न और भी एक दो प्रश्न है जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के एग्जाम के लिए और एग्जाम के दृष्टि से। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से चंद गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था इनके बारे में भी हम लोग पूरे डिटेल से जानेंगे। तो अगर आप लोग पहली बार बिहार जे टारगेट पे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंड टीचर से रिलेटेड किसी प्रकार के अपडेट चाहते हैं तो भी आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास जो भी नोटिफिकेशन हो वो जल्द ही पहुँच जाए और आपको किसी प्रकार के अपडेट की जानकारी आपसे छूटे नहीं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गुप्त वंश के बारे में, ठीक है दोस्तों। गुप्त वंश बहुत ही एक अहम काल था भारत के लिए। इस काल में भारत को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इस युग को गुप्त वंश वाला युग जो था, ठीक है दोस्तों। तो गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था ये सबसे पहले जान लीजिए, ये टॉपिक से पहले, ठीक है दोस्तों। देखिए कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि हजारों में एक होते हैं, ठीक ना। इसे पूरे पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पहले जान लेते हैं। दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने किया था, ठीक ना दोस्तों। और देखिए दोस्तों इस समय में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छा था, ठीक ना दोस्तों। गुप्त समय, ठीक ना। गुप्त वंश में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छा था, लेकिन इसका अर्थव्यवस्था बाद में क्यों गड़बड़ा गया ये आप लोग जानिए। देखिए दोस्तों इसका अर्थव्यवस्था इसलिए गड़बड़ा गया क्योंकि जो सिकंदर महान थे वो यूनान के राजा थे, ठीक ना। बहुत ही महान आक्रमणकारी थे, ठीक ना दोस्तों। उन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत पर आक्रमण करके वो भारत के कुछ हिस्से को अपने बस में कर लिया, ठीक ना दोस्तों। ऐसे ऐसे करके तब भारत में अनेकों आक्रमण हुए, ठीक ना। जिस कारण से भारत को जो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था, इसी काल में भारत को सोने की चिड़ियाँ भी कहे जाते थे, ठीक ना दोस्तों। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थे वो लूट करके विदेशी सब लेके जाने लगे, ठीक ना दोस्तों। तो इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए दोस्तों ये गुप्त काल भारत के लिए अभी भी, देखिए पहले तो गुप्त काल बहुत जिस प्रकार भारत के लिए गुप्त वंश और गुप्त काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था, प्रचलित था, उसी प्रकार आज भी स्टूडेंट के लिए गुप्त काल बहुत ही मान्यता है। क्योंकि गुप्त काल से रिलेटेड आपको एक प्रश्न जरूर पूछेगा किसी भी एग्जाम में। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिए। वीडियो को पूरी क्लास में जिस तरह आप लोग ध्यान देते हैं उस तरह आप लोग ध्यान देकर देखिए। देखिए दोस्तों गुप्त वंश को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस वंश का शासनकाल 300 ईसा पूर्व से लेकर के 550 ईस्वी तक रहा है, ठीक ना। देखिए इस शासन, देखिए इसका भारत पर कितने, देखिए ये जो काल जो था भारत के लिए कितने महत्वपूर्ण था। 320 से लेकर के कितना है दोस्तों 550, आप लोग समझ सकते हैं 230 वर्षों तक जो है भारत पर इस वंश का प्रभाव रहा, ठीक ना। समझ रहे, ये वंश 230 वर्ष तक ही कायम रहा, ठीक ना। अब आगे चलिए देखिए आप लोग को समझ में आएगा। इस अवधि में देश का शासन
पूर्ण रूप बदल गया। समझ रहे, हम आप को बताए थे इसका शासन पूर्ण रूप बदल गया इस अवधि में। देखिए दोस्तों, और शक्ति और समृद्धि का दौर रहा, ठीक ना, शक्ति और समृद्धि का दौर रहा। भारत उस समय बहुत ही अच्छे थे, इसकी अर्थव्यवस्था इतनी थी कि अगर अभी भारत की तुलना किया जाए तो उस समय से तो विश्व में सबसे अमीर थे, ठीक ना, क्योंकि इससे ज़्यादा सोने कहीं थे ही नहीं, ठीक ना दोस्तों। इसी का कुछ हिस्सा आपको श्रीलंका में भी वगैरह में था, ये सब कहानी में, लेकिन जो रियल है अभी बुक के दौर में हम लोग जान रहे हैं, ठीक ना दोस्तों। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की शुरुआत की, ठीक ना, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की शुरुआत की थी। देखिए गुप्त वंश की स्थापना देखिए कौन सबसे पहले, इसमें सबसे बड़ा हाथ चाणक्य का था। चाणक्य बहुत ही ज्ञानी थे, ठीक ना दोस्तों। चाणक्य डायरेक्ट किसी पर हमला नहीं करते थे, वो जानते थे कि सबसे पहले हम परिधि पर हमला करेंगे। परिधि क्या है, अब मान के चलिए ये क्या है कि कोई एक एरिया है, ठीक ना दोस्तों। अब इस बीच वाले एरिया में जाके पहले आक्रमण अगर कोई करेगा तो क्या है, भीड़ में जाके बिटेवे करेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कहीं भीड़ में जाके एक बार एकाएक जो है हमला कर दीजिएगा तो स्वाभाविक है कि आपको नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए चाणक्य बहुत ही ज्ञानी थे, ठीक ना दोस्तों। चाणक्य बहुत ही बड़ा ज्ञानी थे, समझ रहे हैं। वो जो है चंद्रगुप्त को जो है चंद्रगुप्त का पहला नाम क्या था दोस्तों, चंदू था, समझ रहे, चंदू था। वो चंदू को बहुत ही मतलब युद्ध के बारे में ज्ञान देते थे, किस प्रकार से किसी पर हमला करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले क्या करते थे, तो परिधि पर चारों ओर वो हमला करते थे, समझ रहे आप लोग। पहले देखिए वो बोल रहे थे कि उसका कहना था, चाणक्य का कहना था कि किसी की चीज के पहले परिधि पर हमला करो, मतलब चारों ओर से पहले उस पर हमला करो ताकि उसके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे, ठीक ना, और लोग दिस भाग जाए, ठीक ना। तो उसी प्रकार से ये जो चाणक्य जो है इस वंश में थे। चाणक्य इसलिए अभी प्रचलित है कि बोल रहे कि चाणक्य की तरह बनो, ठीक है ना। किसी को पहले बीच से मत बोलो, कोई भी काम चुपचाप करो और एकाएक इस प्रकार करो कि किसी को पता नहीं चले और उसकी पूरा जो है सब कुछ बर्बाद हो जाए। तो इसी तरह चाणक्य जो है अशोक महान जो थे उसको बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन चंदू के पास जो थे उस चंदू को जो टेक्निक दे रहे थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं, ठीक ना दोस्तों। देखिए शुरुआत की एक महान शासक था, ठीक ना, क्या था, चंद्रगुप्त एक महान शासक था। चंद्रगुप्त का प्रथम नाम चंदू था, ठीक ना। उसी का उसी का पुत्र जो था वो समुद्रगुप्त था। देखिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के पिता कौन थे, चंद्रगुप्त थे, ठीक ना। चंद्रगुप्त का बेटा समुद्रगुप्त थे, जिसे भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना दोस्तों। भारत के नेपोलियन कौन है दोस्तों, समुद्रगुप्त है, ठीक ना दोस्तों। भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है, समुद्रगुप्त को जाना जाता है, ठीक ना। देखिए भारत का नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आप लोग अगर देखिए पीडीएफ वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये सब चीज़, क्योंकि एक एक स्टेप आप सभी को। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि सर आप जो है ना ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्यों नहीं बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इतना अच्छा सा आप लोग को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आपको एक सीरियल के तरीका से समझाते हैं, एक से रिलेटेड अनेक प्रश्न आपका क्लियर होगा। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इसके शासनकाल में चंद्रगुप्त साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर आया, ठीक ना, समझ रहे हैं, चरमोत्कर्ष पर आया। आप देखिए हम आप सभी को कितने बेहतर से समझाते हैं इसके रिलेटेड, ठीक ना दोस्तों। आप लोग देखिए सिर्फ कॉन्सेप्ट बना के रखिए। आप लोग को जिस प्रकार से अभी बताए कि गुप्त काल में जो है ना भारत को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। अभी आप सभी को इससे रिलेटेड भी आप सभी को अभी हम प्रश्न बताए हैं। अब इसके बाद आप सभी को बताए थे कि चंद्रगुप्त का जो बेटा था उसका नाम समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक ना। ये सब चीज़ आप सभी को जानने योग्य है, ठीक ना। देखिए जो क्लास नहीं करते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो सबको जानने दीजिए। बाद में इतना पछताएगा उसको कोई बोलने वाला नहीं, ठीक है। उसका कोई इसका कल्पना नहीं कर सकते। चलिए देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे समुद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर था। उसी के दरबार में चीनी यात्री फाहियान आया था। किसके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में सबसे पहले चीनी यात्री कौन था, फाहियान आया और उसके शासनकाल के बारे में लिखा। किसके शासनकाल के बारे में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन के बारे में लिखा था। देखिए कालिदास क्या थे, कवि थे,
समझ रहे हैं, कवि थे, नाटककार थे। और देखिए धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी वैद्य थे, ठीक ना, वैद्य थे। अब देखिए वराहमिहिर थे, वराहमिहिर और आर्यभट्ट तथा ब्रह्मगुप्त। ये देखिए आर्यभट्ट महान गणितज्ञ थे, ठीक ना दोस्तों, ये महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, समझ रहे हैं। ये आर्यभट्ट कहाँ के थे दोस्तों? ये भारत के थे। कहाँ के थे दोस्तों? ये भारत के थे। भारत में कहाँ के थे दोस्तों? अपना बिहार का थे आर्यभट्ट, ठीक ना दोस्तों। चलिए अब देखिए ब्रह्मगुप्त कौन थे? ज्योतिषी थे, सभी उसी के दरबार के रत्न थे। ये सब उसी के दरबार के रत्न थे। कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, समुद्रगुप्त। देखिए ये काल इसलिए इतना प्रचलित था क्योंकि इसी काल में भारत को पूरे विश्व को शून्य का ज्ञान हुआ था, गुप्त काल में, ठीक ना दोस्तों। और आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ और ब्रह्मगुप्त जैसे महान ज्योतिष भी गुप्त काल में जो है इस चंद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे। और चाणक्य जैसे महान व्यक्ति भी इसी दरबार में रहते थे। तो भला इस समय के आप देखिए इतने महान आदमी को रहते हुए भी दूसरे देश के राजा करके भारत पर आक्रमण कर देते थे, ठीक ना दोस्तों। तो ये सब चीज़ है जो कि समझना चाहिए आप लोग को, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए आप सभी को एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जानना चाहिए। देखिए गुप्त वंश को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस वंश का शासन 320 से 550 तक रहा, ठीक ना दोस्तों। इस अवधि में देश का शासन पूर्ण रूप में बदल गया, शक्ति और समृद्धि का दौर रहा, ठीक ना दोस्तों। तो ये सब चीज़ है गुप्त वंश से रिलेटेड, ठीक ना। अब आप देखिए आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए अब आपको अभी तो ये बताने के लिए अभी बाकी ही है, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया यहाँ पे? अच्छा, ये डबल बार टाइपिंग हो गया था, ठीक ना। ये डबल बार, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप सभी को यहाँ पे हम बताते हैं ये सिकंदर महान के बारे में कुछ जान लीजिए। अगर हम गुप्त काल में पढ़े तो सिकंदर के बारे में आप सभी को जानना जरूरी है। सिकंदर ये अलेक्जेंडर, ठीक है ना। और देखिए ये जो है ना मेसिडोनिया अर्थात यूनान के शासक फिलिप का पुत्र था। कौन थे? सिकंदर जो थे, इसके पिता का क्या नाम थे दोस्तों? फिलिप थे। सिकंदर महान के पिता का नाम फिलिप थे। और ये सिकंदर कहाँ के शासक थे? तो यूनान के शासक थे। सिकंदर किस पर आक्रमण किया दोस्तों? ये भारत पर आक्रमण किया। कब किया दोस्तों? तो 326 ईस्वी में, ठीक ना दोस्तों। 326 ईस्वी में ये भारत पर आक्रमण किया, समझ रहे हैं। और देखिए उसकी लड़ाई झेलम नदी के किनारे पर पंजाब के पोरस के साथ हुई थी, ठीक ना दोस्तों। पंजाब के जाड़ पोरस के पास साथ हुई थी। सिकंदर विजेता के रूप में उभरा। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप ही भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच संपर्क शुरू हुआ था, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए आपको यहाँ बताए थे 326 ईस्वी में। और देखिए गुप्त वंश जो है, ये देखिए गुप्त वंश का क्या हुआ कि 320 में मात्र 6 साल के बाद गुप्त वंश को भंग करने के लिए पूरी दुनिया लग गया, ठीक ना। भारत की इस प्रकार से भारत में जो है ना आय एवं व्यय हो रहा था, ठीक ना। इस प्रकार से भारत में जो है ना खजाने का ढेर लग रहा था, जिसको लूटने के लिए पूरे विश्व लग गए। मसाले की खेती जो है ना भारत में, देखिए मसाले के लिए भारत प्रचलित थे। और भारत में भी मतलब बहुत ऐसे महान थे जो कि भारत को जो है ना मसाले के साथ में जो है ना कई चीज़ें दे करके भारत को बेच दिए, ठीक है दोस्तों। तो अब कई बहुत ऐसे कारण है जिसके कारण भारत आज गरीब हो गया है, ठीक है दोस्तों। लेकिन पूरे विश्व में भारत का एक परंपरा रहा है, ठीक ना दोस्तों। तो आप लोग समझ गए सिकंदर कहाँ के थे? एक यूनान शासक थे, उसका पिता का नाम फिलिपिन था। 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उसकी मुख्य लड़ाई झेलम नदी के किनारे पर पंजाब के जेआर पोरस के साथ हुई थी, ठीक ना। आप लोग समझ लिए। सिकंदर विजेता के रूप में उभरा। सिकंदर जीत लिया, आक्रमण कर जीत लिया। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच संपर्क होना शुरू हो गया। जब जैसे ही पता चला कि लोगों को, देखिए सिकंदर ये बहुत बड़ा भारत पर अत्याचार किया। क्यों? क्योंकि जैसे ही लोगों को लगा, पहले लगता था कि भारत का अर्थव्यवस्था मजबूत है, कोई देश डर से वैसे तो इसे इसमें कोई जानते तक भी नहीं थे। लेकिन ये जो आक्रमण कर दिया ना, तो पता चल गया, पूरे दुनिया में ढोल पिटा दिया कि मैंने भारत जीत लिया। तो इसलिए पश्चिमी देश संपर्क करने लगा कि भारत के पास तो बहुत खजाना है, आके देखा सब कुछ। 1400 ईस्वी में वैसे बहुत सारे मतलब ऐसे ईस्वी है जो बहुत सारे देश के नेता सब आए, राजा सब आए, देखा धीरे धीरे सब आक्रमण करने लगा और भारत की अर्थव्यवस्था को लूट पूट कर पूरा
चरमरा दिया। और यही है दोस्तों गुप्त वंश और अशोक महान। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप सभी का रोज क्लास होगा। और PDF देखिए ये फिर से आप सभी का सोशल का तैयार हो रहा है, एक तो दे दिए हैं और ये फिर से तैयार हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो जो PDF नहीं लिए हैं व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, बहुत ही कम फीस में आप सभी को PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।